दोस्तों, मैं तिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 11 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चंस पॉलिटी के हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में दिए जाने वाले विशेष श्रेणी के दर्जे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे पहली बार छठे वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, भारतीय संविधान के तहत राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल है। ठीक है, यानी कि विशेष श्रेणी के दर्जे राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए भारत के संविधान में प्रावधान है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, तीसरा देखिए, विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट कर, आयकर से छूट दी गई होती है। तो आप बताएं इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। आंसर करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है, वीडियो सिर्फ ना देखें, आंसर भी करें। तो दोस्तों, विशेष श्रेणी का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। ठीक है, इन राज्यों को ही विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है उनके विकास में मदद करने के लिए। ठीक है, ओके। और पहला स्टेटमेंट ध्यान दीजिए कि यह पहली बार इसे छठे वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था, तो नहीं, इसे 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर नहीं, 14वें नहीं, 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था और 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इसे समाप्त कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इसे प्रस्तुत किया गया था, इसे लाया गया था इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इसको समाप्त कर दिया गया था, छठे वित्त आयोग की सिफारिश पर नहीं। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा दे रहा है कि भारतीय संविधान के तहत राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए विशेष प्रावधान है, तो नहीं, संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तीसरा देखिए, तो विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट कर, आयकर से छूट दी जाती है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विशेष श्रेणी, अगर राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है या नहीं, तो इनको क्या लाभ होता है, इन राज्यों को क्या लाभ होगा अगर किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इनको जो है, इनको वित्तीय सहायता दी जाती है केंद्र द्वारा। वैसे तो केंद्र द्वारा सभी राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है, लेकिन इनमें क्या खास बात है, इनमें खास ये बात ये है कि वैसे नॉर्मली केंद्र द्वारा राज्यों को, जिन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है, उन राज्यों को 60% या 75% तक ही वित्तीय सहायता प्राप्त होती है केंद्र द्वारा राज्यों को, 60 या 75% तक ही। लेकिन जिन राज्यों को वित्तीय श्रेणी का दर्जा प्राप्त होता है, उन राज्यों को 90% तक केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी कि 90-10 का कॉन्सेप्ट होता है, 90% वित्तीय सहायता केंद्र द्वारा दी जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इन्हें कर में छूट होती है, जो जिन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त होता है, उन राज्यों को कर में कुछ छूट होती है, जैसे कि सीमा शुल्क हो गई, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, आयकर हो गया। ठीक है, तो इनमें इनको छूट प्राप्त होती है। और अन्य लाभ भी होते हैं, जैसे कि इन राज्यों को केंद्र के कुल बजट का, ध्यान रखिएगा, कभी स्टेटमेंट दे दिया तो वहां पे गलती मत करिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन विशेष श्रेणी के दर्जे के रूप में जिन राज्यों को दिया, इस तरह का क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बहुत पूछता है। ध्यान रखिएगा कि राज्यों को जो है केंद्र के कुल बजट का, ठीक है, कुल बजट का 30% हिस्सा जो है इन राज्यों को, यानी कि इन विशेष श्रेणी के दर्जे प्राप्त राज्यों को कुल बजट का 30% हिस्सा प्राप्त होता है। ठीक है, 30% हिस्सा मिलता है उन्हें। तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किन किन मतलब किस तरह के लाभ इनको मिलते हैं विशेष श्रेणी के दर्जे जिन राज्यों को दिया जाता है। ठीक है, तो पहला गलत था, दूसरा सही था और आपका तीसरा सही है। और चीज जान लीजिए कि इसके मानदंड क्या है, यानी कि किसी राज्य को अगर विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा तो इसके क्या मानदंड होंगे। पहला कि जो है वो राज्य जो है पहाड़ी इलाका, मतलब वहां पे ऐसे राज्य जो पहाड़ी और कठिन इलाकों में स्थित हो। ठीक है, और दूसरा कि कम जनसंख्या घनत्व हो। ठीक है, ठीक है, जिन राज्यों में कम जनसंख्या घनत्व होता है उन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जा सकता है। साथ में जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा जो है
ठीक है, जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा उस राज्य में निवास कर रहा हो, और इसके अलावा सीमा पर उनकी सामरिक स्थिति हो, यानी कि पड़ोसी देशों के साथ वो सीमा साझा करते हो, ठीक है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा आर्थिक और आधारभूत संरचना में उनका पिछड़ापन हो। ठीक है, तो ये सभी जो है मानदंड है किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने का। ठीक है, तीसरा सही था, राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखिएगा। और पहली बार, ठीक है, पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड, इन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको ये बताना है कि विशेष श्रेणी के दर्जे वाले कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, जिनको विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। आप लोग आंसर करिएगा। ओके, चलिए मैं इसको इरेज कर दूं ताकि पीडीएफ थोड़ा क्लीन लगे। ओके, ओ ये दोनों गलत था, ये सही था। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारी क्लास रोज दोपहर 12 बजे विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जाता है मेरे जरिए। ओके, तो आप लोग हमारे इस प्रोग्राम से जरूर जुड़िए और इस प्रोग्राम का लाभ उठाने की कोशिश करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस सेशन से जुड़ें और क्वेश्चन को जितने भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कराए जाते हैं उनसे आप अपना प्रैक्टिस करें। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद जिस सब्जेक्ट का टेस्ट है उस सब्जेक्ट का टेस्ट लगाने के बाद आप उस सब्जेक्ट को रिवाइज करें, तभी आप में इम्प्रूवमेंट होगा। सिर्फ वीडियो देख करके आप तुरंत फिर अपने हिसाब से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सही पढ़ने का सही तरीका यह है कि आपने जो भी मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने से पहले रिवीजन करिए, फिर मॉक टेस्ट देने के बाद भी रिवाइज करिए। तो इससे क्या होगा कि अगली बार आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हर बार आपको इक्वली ही मेहनत करना है। आज आपने पढ़ा जो सेम फिर वही आप 4 दिन बाद पढ़ रहे हैं, जिस तरह से अभी जैसे पढ़ रहे हैं वैसे आपको बाद में भी पढ़ना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अभी तुरंत का तुरंत अगर आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो अगली बार आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है, तो बताएं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 148। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र है। ठीक है, बताएं। नालसा एक्ट 1987 के तहत, इसे नालसा शॉर्ट में नालसा कहते हैं। ठीक है, तो नालसा एक्ट 1987 के तहत किन किन लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त है इन पांचों में से, तो दोस्तों महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार, दिव्यांगजन, हिरासत में लिए गए व्यक्ति, इन सभी को जो है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, मतलब ये पात्र हैं नालसा के तहत निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक ऐसे परिवार या ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक आय 1 लाख रुपए या इससे कम है, इनको भी विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है या फिर पात्र है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5, यानी 1 2 3 4 5 सभी जो है पात्र हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त ऐसे व्यक्ति, इनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो विधिक सहायता प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। आपको पता होगा कि आज के ज़माने में हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। अगर आप कानूनी कार्रवाई के लिए मतलब जाते हैं मुकदमा लड़ने के लिए, तो वहाँ पे भी आपको वकील हायर करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत पैसा, बहुत खर्च देना पड़ता है, खर्च होना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में जो गरीब लोग होते हैं अपनी न्याय की प्राप्ति के लिए पीछे ना हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे में ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का कॉन्सेप्ट लाया गया कि ऐसे लोग जो न्याय के लिए, न्याय प्राप्त करने में पीछे रह जाते हैं पैसे खर्च की वजह से, वो ऐसे लोगों को न्यायिक सहायता प्रदान की जाएगी, वो भी निःशुल्क। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सूचना विज्ञान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये संचार मंत्रालय के तहत कार्यरत एक कार्यकारी प्राधिकरण है। दूसरा, यह केंद्र और राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासनों को ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है। तीसरा, माई गवर्नमेंट पहल के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।
ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, आंसर करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है, ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, न कि संचार मंत्रालय के तहत। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ध्यान से सुनिएगा, संचार मंत्रालय के तहत कार्यरत एक कार्यकारी प्राधिकरण नहीं है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और दूसरा देखिए, तो यह केंद्र और राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासनों को गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है। तो बिल्कुल आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। और तीसरा भी सही है कि यह जो है माई गवर्नमेंट पहल के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहे स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक गंभीर संक्रमण है जिसका प्रसार अत्यधिक तीव्र गति से होता है। दूसरा, यह अत्यधिक संक्रामक हो सकता है और श्वसन के दौरान निर्मुक्त बूंदों या सीधे संपर्क के माध्यम से दूसरों में फैल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बीमारी है, ये बैक्टीरियल बीमारी यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, और एक संक्रामक बीमारी है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में ये तेजी से फैलता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और अगर इसका समय पे उपचार नहीं किया गया इस बीमारी का, तो 48 घंटे के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके शुरुआती लक्षण ये है कि शुरुआत में इंसान को बुखार आएगा, बदन दर्द होगा, मिचली होगा। ठीक है, तो ये शुरुआती लक्षण है। अगर इस शुरुआत में ही इस पर काबू नहीं किया गया, इलाज नहीं कराया गया, तो फिर क्या होता है कि 48 घंटे के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और दूसरा ध्यान रखिए कि ये फैलता कैसे है। तो जैसे कि इंसान नॉर्मली बात करता है तो हमारे मुंह से जो ये छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, ठीक है, इसके माध्यम से फैलता है, या फिर उसका जूठा पीते हैं, खाते हैं, तो इन सब माध्यमों से ये तेजी से फैलता है, प्रसार करता है अपना। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, तो इसलिए इंसान को जब भी बाहर जाए ना, तो मास्क लगा के, भीड़ वाले क्षेत्रों में जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, और जब भी घर आए तो अपना हैंड वॉश अच्छे से करें, हाथ पैर धुले, मुंह धुले अच्छे से। इंसान को नॉर्मली ये चीज़ करना चाहिए, तभी आप जो है स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, बाहर जा रहे हैं आप, कितने लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, किसको किस तरह की बीमारी है। ठीक है, खुद 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 को जो है ना, हमेशा अपने हेल्थ को ध्यान रखें। ठीक है, अपने आप को सतर्क रखें कि ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव करना है। ठीक है, अपने आप को सुरक्षित करना, अपने को हेल्दी रखना आपका ये अधिकार है। ठीक है, इसके लिए आप मास्क लगाएं, बाहर जाएं, हैंड वॉश करते रहें समय समय पर, और इसके अलावा फिर घर पर आएँ तो ज़रूर अपने हाथ पैर धुलें। ठीक है, और बाहर मास्क ज़रूर लगाएं। अगला देखिए, भारत में राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, भारत में राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन के संबंधित प्रावधान की बात कर रहा है। ठीक है, पहला कथन है, भारत के निर्वाचन आयोग के पास राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन का संचालन और उन्हें विनियमित करने का अधिकार होता है। दूसरा है, भारत की संसद राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के संबंध में प्रावधान कर सकती है। तीसरा है, राज्य विधान मंडल के पास अपने निर्वाचनों से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, तो दोस्तों राज्य विधान मंडलों के संदर्भ में आपको पता होगा कि राज्य विधानसभा का चुनाव, निर्वाचन और इसका विनियमन कौन करता है। राज्य विधान मंडलों का चुनाव या निर्वाचन, इसका संचालन, निर्वाचन का संचालन और विनियमन कौन करता है। तो दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग करता है, न कि राज्य का निर्वाचन आयोग। इतना तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा दिया है कि भारत की संसद जो है राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के संबंध में प्रावधान कर सकती है। तो बिल्कुल भारत की संसद जो है राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के संबंध में प्रावधान कर सकती है। और इसके अलावा राज्य विधान मंडल जो है वो भी अपने निर्वाचनों से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की उसको शक्ति है। यानी कि राज्य विधान मंडल भी जो है अपने निर्वाचन से संबंधित, यानी कि किसी व्यक्ति को अयोग्य होना चाहिए, किन किन मामलों पर अयोग्य उसे निर्हर घोषित किया जा सकता है, या फिर अपने क्षेत्र को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट सकता है वो, तो ये अपना राज्य विधान मंडल जो है इससे संबंधित कानून बना सकता है। ठीक है, संसद भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, राज्य विधान मंडल भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, अगला देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किस संस्था द्वारा। तो वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट जो है, बताएं किसके द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट
जारी किया जाता है। अगला देखिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक वैधानिक निकाय है जो दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क यानी टैरिफ का निर्धारण और संशोधन करता है। दूसरा है, अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो है 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर हम ट्राई की बात करें यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत किया गया था। ठीक है, और यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, यह एक वैधानिक निकाय है क्योंकि इसकी स्थापना जो है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 1997 के तहत की गई थी। ठीक है, और दूसरा है कि इसके अध्यक्ष और अन्य जो 3 सदस्य होते हैं, इसके अध्यक्ष और अन्य जो सदस्य होते हैं 3 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करते हैं, 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, जो भी पहले पूरे हो जाए तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों, और इसमें 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है इनके सदस्यों की? तो इनकी नियुक्ति करता है भारत सरकार। ठीक है, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार करती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अध्यक्ष अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं। दूसरा, यूपीएससी अध्यक्ष को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। तीसरा, राष्ट्रपति कदाचार के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष को पद से हटा सकता है। चौथा, अध्यक्ष किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद को त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। और यूपीएससी अध्यक्ष को जो है कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है क्योंकि इनको जो है राष्ट्रपति द्वारा कभी भी किसी भी समय ऐसा नहीं कि हटा सकता है राष्ट्रपति, बल्कि संविधान में जो इनको हटाने की प्रक्रिया है, संविधान में जो वर्णित विधि है, उन्हीं के आधारों पर इनको हटाया जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूपीएससी के अध्यक्ष जो है उनको कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। और राष्ट्रपति जो है कदाचार के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष को पद से हटा सकता है। बिल्कुल, अगर कदाचार के आधार पर जो है यूपीएससी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। चौथा देखिए, तो अध्यक्ष जो है किसी भी पद मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो पद अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो आपका चौथा भी सही है कि राष्ट्रपति को संबोधित करके पद से त्याग पत्र दे सकता है लोकसभा अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। अगला देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने और उनका पंजीकरण रद्द करने की शक्ति निहित है। दूसरा, यह किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को वापस ले सकता है। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने और उनका पंजीकरण रद्द करने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। और ये किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को अगर मान लो कोई राजनीतिक दल है जिसको मान्यता प्राप्त है, तो ये निर्वाचन आयोग क्या करेगा? अगर मान लो वो दल जो है किसी भाई की संप्रभुता का ख्याल नहीं रखता है, देश की एकता और अखंडता को भंग करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में जो संविधान की सर्वोच्चता का पालन नहीं करता है, उसकी इज्जत मतलब रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उस राजनीतिक दल की मान्यता को भारत का निर्वाचन आयोग वापस ले सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारत में शासकीय प्रयोजनों के लिए भाषाओं के प्रयोग से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में शासकीय प्रयोजनों के लिए भाषाओं के प्रयोजन से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में आपको आंसर करना है। पहला दिया है कि संविधान के लागू होने से 10 वर्ष तक संघ के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया था। दूसरा, राजभाषा अधिनियम संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य बताता है। यानी कि जो राजभाषा अधिनियम है ये संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच, ठीक है, जो जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे खासकर दक्षिण भारत में, तो इन राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य बनाता है। ठीक है, तो आप बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि संविधान का भाग 17 ये राजभाषा से संबंधित है और अनुच्छेद संविधान के भाग 17
अनुच्छेद 243 से लेकर के 343 से लेकर के 351 तक के प्रावधान जो है राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर स्टेटमेंट पे बात करें तो शासकीय संविधान के लागू होने से 10 वर्षों तक नहीं बल्कि 15 वर्षों तक संघ के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो आपका पहला गलत हो गया, 10 वर्ष नहीं 15 वर्ष तक जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया था शासकीय प्रयोजनों के लिए। ठीक है, संघ के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए। तो पहला गलत हो गया, दूसरा आपका सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी केवल 2। अगला देखिए, स्वतंत्रता पश्चात के युग में निम्नलिखित समझौतों पर विचार कीजिए। ठीक है, शिमला समझौता, भारत एवं सोवियत संघ के बीच शांति और मैत्री की संधि, ताशकंद समझौता, बांडुंग। इसको जो है कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों शिमला समझौता हुआ था आपका 1972 में, और भारत एवं सोवियत संघ के बीच शांति और मैत्री की संधि कब हुई थी? 1971 में हुई थी। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और बांडुंग सम्मेलन जो है 1955 में हुआ था। ठीक है, 1955 में। तो जब इसे आप कालक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आपका क्रम बनेगा 4 3 2 1। अगला देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा अधिनियम 2005 के संदर्भ में पहला कथन दिया है कि यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। दूसरा, यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 180 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी देता है। तीसरा, इस अधिनियम में यह अधिदेशित किया गया है कि लाभार्थियों में कम से कम आधी महिलाएं होंगी। ठीक है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत ये योजना जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित होती है। मनरेगा नहीं, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है कार्यान्वित होती है। ओके, और दूसरा यह है कि यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 180 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी, 180 दिनों की नहीं 100 दिनों, ठीक है, 100 दिनों की मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी देता है। ठीक है, यानी कि साल के 100 दिनों पे साल के 100 दिन जो है इनको काम दिया जाएगा, काम करने के लिए। ठीक है, इनको रोजगार दिया जाएगा 100 दिन। ठीक है, तो आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा है कि ये आधी महिलाएं इसमें शामिल होंगी, आधी नहीं बल्कि 1/3 महिलाएं। तो आपका तीसरा भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? केवल एक कथन सही है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में कितने हाल ही में लॉन्च किए गए बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का हिस्सा है? तो बताएं, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का हिस्सा उपरोक्त में से कितने देश हैं? ठीक है, कितने देश जो है बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस के सदस्य हैं? तो दोस्तों इसमें चाइना को छोड़ दें। ठीक है, तो भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और इसके साथ यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। ठीक है, यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केवल 4 देश, चाइना नहीं है इसमें। ठीक है, अगला देखिए, आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरणों को नियंत्रित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का एक समूह है। दूसरा, यह आदर्श आचार संहिता नियम और दिशा निर्देश अधिनियम 1960 द्वारा शासित होती है। तीसरा, आदर्श आचार संहिता को पहली बार केरल में राज्य विधानसभा चुनाव में लागू किया गया था। ठीक है, आप लोग आंसर करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है? तो जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होती है उस दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। और कब तक रहती है? जब तक जिस दिन रिजल्ट जारी होती है उस दिन तक ये पूरे, यानी कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर के, यानी कि जिस दिन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होती है उस दिन से लेकर के जिस दिन रिजल्ट जारी होते हैं उतने दिन तक आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। ठीक है, इसको जो है आदर्श आचार संहिता की घोषणा कौन करता है? तो दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा इसे लाया जाता है राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा गलत है कि इसमें दिया कि आदर्श आचार संहिता नियम और दिशा निर्देश अधिनियम 1960 द्वारा शासित नहीं, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है इसमें।
बल्कि ये एक तरह से कहें तो ये आम सहमति से संचालित आदर्श आचार संहिता एक आम समिति यानी कि लोगों के बीच जो जितने दल हैं उनके बीच ये एक तरह का समझौता था कि ये आम सहमति से कि हाँ कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं करेगा, कोई भी राजनीतिक दल जो है रिश्वत नहीं देगा किसी को वोट देने के लिए। तो ये सभी जो है एक आम सहमति से संचालित होती है आदर्श आचार संहिता, इसके लिए कोई नियम प्रावधान नहीं है, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि पहली बार जो है केरल राज्य विधानसभा के चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि केवल 2 ही कथन आपके सही हैं, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित अपराधों में से किस या किन से संबंधित मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जा सकती है, ठीक है। किन किन मामलों में सीबीआई जांच करेगी? तो दोस्तों धन शोधन को छोड़ दें, धन शोधन की जांच जो है ईडी करती है। बाकी भ्रष्टाचार विरोधी अपराध और आर्थिक अपराध की जांच जो है सीबीआई द्वारा की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, निम्नलिखित समितियों या आयोगों में से कौन सी स्वतंत्रोत्तर भारत में पुलिस सुधारों से संबंधित है? तो बताना है कि पुलिस सुधारों से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं इन चारों में से, ठीक है। तो दोस्तों रामनाथ कोविंद समिति को छोड़ दें तो पद्मनाभैया समिति, रिबोरो समिति, धर्मवीर समिति और गोरे समिति, ठीक है, गोरे समिति, ये सभी जो है भारत में पुलिस सुधारों से संबंधित हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 यानी ऑप्शन बी, ठीक है। अगला देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने संगठनों को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने से छूट प्राप्त है, ठीक है। आरटीआई अधिनियम के तहत जो है जनता जो है किसी भी मामले में अपनी जानकारी सूचना प्राप्त कर सकती है, ठीक है। लेकिन इस मामले में कुछ जो है अपवाद भी है कि आप हर मामले में जैसे कि कुछ खुफिया बातें हैं उससे संबंधित जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, आपके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसी तरीके से आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने से कुछ संस्थाओं को, कुछ आयोगों को छूट प्राप्त है, जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, भारतीय तिब्बती सीमा, इन सभी में आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते या आप ये नहीं कर सकते कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आप सूचना प्राप्त कर लें, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी 4, यानी कि इन चारों के मामले में इन चारों को जो है सूचना प्रदान करने से छूट प्राप्त है, यानी कि सूचना प्रदान नहीं कर सकते अपनी कोई भी बात, खुफिया बातें हैं या फिर इन लोग कहाँ ईडी है, मान लो कहीं छापा मारने जा रही है तो पहले ही बता दिया, मतलब लोग कहें कि अब बताओ आप छूट कहाँ पे छापा मारने जा रहे हो, तो ये नहीं आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर भारत तिब्बत सीमा पुलिस है तो कहाँ पर किस तरह का माहौल क्रिएट है या कोई भी जानकारी, इनकी खुफिया बातें आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगला देखिए, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल हैं? पहले है, सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया। तीसरा, संसद को बहुराज्य सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए सशक्त बनाया गया है। चौथा, यह प्रावधान किया गया कि संविधान के तहत सहकारी समितियां एक केंद्रीय विषय हैं, ठीक है। तो बताना है आपका राइट आंसर क्या है सहकारी समितियों के संदर्भ में, ठीक है। 97वें संविधान संशोधन के संदर्भ में बताएं। तो दोस्तों पहला कथन है कि सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को जो है मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। लेकिन दूसरा दिया कि संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, नहीं, संविधान 9A नहीं बल्कि 9B जोड़ा गया। और किस फंडामेंटल यानी कि किस अनुच्छेद के तहत सहकारी समितियों को फंडामेंटल राइट्स के रूप में स्थापित किया गया है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तीसरा, संसद को बहुराज्य सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए सशक्त बनाया गया है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा, यह प्रावधान किया गया कि संविधान के तहत सहकारी समितियां एक केंद्रीय विषय हैं। तो ये दोस्तों संविधान के तहत सहकारी समितियां एक केंद्रीय विषय नहीं है, आपका चौथा भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निम्न में से किस समूह के लोगों को मतदान की अनुमति नहीं है, ठीक है। पहला दिया, ऐसे व्यक्ति जिन्हें कारावास की सजा हुई हो। दूसरा है, ऐसे व्यक्ति जो पुलिस की वैधानिक हिरासत में हो। तीसरा, ऐसे व्यक्ति जो निवारक निरोध के तहत हिरासत में हो,
ठीक है। बताएं कि किन व्यक्तियों को जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतदान करने की अनुमति नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिन्हें कारावास की सजा हुई हो और ऐसे व्यक्ति जो पुलिस के वैधानिक हिरासत में है, तो इन दोनों को जो है, इन दोनों मामले में इन लोगों को मतदान का अधिकार, मतदान की अनुमति नहीं होती है जब तक ये हिरासत में रहते हैं, कारावास की सजा हुई होती है उस दौरान। ठीक है। तीसरा है कि ऐसे व्यक्ति जो निवारक नहीं, जो निवारक निरोध के तहत हिरासत में होते हैं, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये अपवाद है, इनको वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो इसको गलत मत करिएगा आप लोग, इनको वोट देने का अधिकार है, ये अपवाद समझ लीजिए इसको। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला देखिए, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत एक उच्च स्तरीय निकाय है। दूसरा, यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शीर्ष प्रबंधन पदों पर नियुक्तियों के बारे में सरकार को सलाह देती है। ये क्या करती है, ये जो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शीर्ष प्रबंधन पदों पर नियुक्तियों के बारे में सरकार को सलाह देती है। तीसरा है कि इसका नेतृत्व निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव करते हैं। इसका नेतृत्व कौन करता है, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पहला तो आपका स्टेटमेंट सही है कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड जो है ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत उच्च स्तरीय निकाय है, और ये क्या करता है, ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में एक तरह से शीर्ष पद प्रबंधन पदों पर नियुक्तियों के बारे में सरकार को सलाह देता है। ठीक है, नियुक्तियों के मामले में, ठीक है, उद्योग में। ठीक है, तो आपका दूसरा सही है, लेकिन इसका नेतृत्व जो है निवेश और सार्वजनिक संपत्ति विभाग प्रबंधन विभाग के सचिव करते हैं, तो नहीं, इसका नेतृत्व जो है आर्थिक मामलों में जो एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट होता है या उद्योग के मामले में, वो जो है इसका नेतृत्व प्रदान करता है। ठीक है, तो आपका तीसरा गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला देखिए, निम्नलिखित उपकरणों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो आपका सामाजिक लेखा परीक्षण, सहभागी बजट विश्लेषण, सामुदायिक स्कोर कार्ड और नागरिक चार्टर, ये सभी जो है सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला कथन है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय भारत में निगमित कंपनियों के साथ साथ भारत में कार्यालय रखने वाली विदेशी कंपनी पर भी लागू होती है। दूसरा, कंपनियों को विगत 3 वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक होता है। तीसरा है, CSR प्रावधानों का अनुपालन न करना एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, राइट आंसर करें आप लोग। तो दोस्तों कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में आपका पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि यह जो है भारत में निगमित कंपनियों के साथ साथ भारत में कार्यालय रखने वाली विदेशी कंपनियों पर भी लागू होती है। तो यानी कि भारत में जितनी भी कंपनी है, ठीक है, जितनी भी निगमित कंपनी है और इसके अलावा विदेशी कंपनी जो भारत में कार्यरत है, ठीक है, जिनका भारत में कार्यालय है, उन सभी पर जो है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व लागू होता है। ठीक है, तो आपका पहला सही है। और उन कंपनियों को जिनकी विगत 3 वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का न्यूनतम 2% गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि एक कंपनी जो है अपने 3 वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% जो है ये क्या करेगी, ये कंपनियां क्या करेंगी, समाज में विकास को बढ़ावा देने में मदद करेंगी, गरीब लोगों की मदद करने में प्रयोग करेगी, अपने इस 2% न्यूनतम 2% के धन का प्रयोग क्या करेगी। ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि कंपनियों को कुछ नैतिक जिम्मेदारी दी गई है समाज में, यानी कि अपने लाभ का कुछ हिस्सा जो है समाज में विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने कुछ लाभ का प्रयोग करेगी। जैसे कि ये अपने पैसे का, यानी कि कुल 3 वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2%, ठीक है, ये 2% अपने धन का प्रयोग कहाँ कहाँ करेगी, गरीबों की मदद करने में करेगी, शिक्षा के विकास में करेगी, स्वास्थ्य के विकास में करेगी और संरचना के विकास में करेगी। यानी कि समाज में एक कंपनी को एक जिम्मेदारी दी गई है, नैतिक जिम्मेदारी, कि अपने कुल लाभ का कुछ प्रतिशत, यानी कि मिनिमम 2% प्रयोग जो है समाज में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में करेगी। तो एक तरह की इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और तीसरा दिया है कि CSR जो है प्रावधानों का अनुपालन न करना, यानी कि जो कंपनियां इसका अनुपालन नहीं करती हैं, दंडनीय अपराध है, नहीं, इसको दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, बल्कि कंपनियों को इसमें पेनाल्टी देना पड़ता है कि जो कंपनियां जो है
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के नियमों का पालन नहीं करता है, उनके ऊपर पेनाल्टी लगती है। इस तरह का कोई दंडनीय अपराध नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। यह महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जो अपने आप पड़ोस में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा था। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में हुई थी। इसने क्षेत्र के ऐसे बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों को प्रकट किया जो महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती है। उपरोक्त गंदास किस आंदोलन के संदर्भ में है? तो दोस्तों ये शराब विरोधी आंदोलन के संदर्भ में है, ठीक है। 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए, भारत में सामाजिक लेखा परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये सक्रिय जन भागीदारी के साथ किसी कार्यक्रम या योजना की जांच या और मूल्यांकन है जिसमें आधिकारिक रिकॉर्ड की तुलना में वास्तविक जमीनी वस्तुस्थिति से की जाती है। दूसरा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत सामाजिक लेखा परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा, मेघालय भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सामाजिक लेखा परीक्षण कानून लागू किया है। सामाजिक लेखा परीक्षण लागू करने का मतलब ये है कि कोई योजना लाई जाती है तो उस योजना का लाभ लोगों को किस प्रकार मिल रहा है, यानी कि कितने कितने लोगों को लाभ मिल रहा है उस योजना का, और किस तरह से योजना लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। क्या ये योजना कोई योजना अगर लाई जा रही है तो कितना कारगर साबित हुआ है, ठीक है, जमीनी स्तर पे ये मापती है, ठीक है। तो यही है आपका सामाजिक लेखा परीक्षण, ठीक है। अब स्टेटमेंट पर आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि ये सक्रिय जन भागीदारी के साथ किसी कार्यक्रम या योजना की जांच और मूल्यांकन है, ठीक है। यानी ये किसी कार्यक्रम या योजना की जांच करता है और मूल्यांकन करता है कि वो योजना वाकई में कहाँ तक सफल हुआ है, ठीक है, लोगों को इसका लाभ हुआ है या नहीं, कितना लाभ हुआ है, इसकी जांच करता है ये, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और ये जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत सामाजिक लेखा परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया, यानी मनरेगा 2005 के तहत सामाजिक लेखा परीक्षण को अनिवार्य कर दिया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा दिया है कि मेघालय भारत का पहला राज्य है जिसने सामाजिक लेखा परीक्षण कानून लागू किया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, यानी तीनों कथन सही है। अगला देखिए, हाल ही में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर संचालन हेतु 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ओमान की खाड़ी में स्थित एक गहरे पानी का बंदरगाह है। दूसरा, यह अरब सागर तक सीधी पहुंच वाला एकमात्र ईरानी बंदरगाह है। पूछा है कितने कथन सही नहीं, तो भाई दोनों कथन सही है, ठीक है। कथन गलत एक भी कथन नहीं है, दोनों ही कथन सही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो चाबहार बंदरगाह है ये ओमान की खाड़ी में स्थित है और यह गहरे पानी का बंदरगाह है, ठीक है। और दूसरा, यह अरब सागर तक सीधी पहुंच वाला एकमात्र ईरानी बंदरगाह है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रायः सुर्खियों में रहने वाली फास्टर पहल का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। फास्टर पहल का सर्वोत्तम वर्णन करता है, एक बार आंसर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों यह जो है उच्चतम न्यायालय को न्यायालयीय आदेश को सुरक्षित और तुरंत प्रसारित करने में सक्षम बनाता है ये पहल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है? यदि वह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा की निर्धारित सीटों का 3% सीट जीतता है। दूसरा, यदि वह राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही उसी राज्य की विधानसभा में 1 सीट जीतता है, ठीक है। तीसरा, यदि वह उस राज्य के लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त करता है। तो बताएं कि किन किन स्थितियों में किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है, ठीक है, किन किन स्थितियों में। तो पहला आपका सही है, ठीक है, कि मान लो राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा के निर्धारित सीटों का 3% सीट अगर प्राप्त करता है कोई दल तो उसको राज्य स्तरीय दल के रूप में दर्जा दिया जाएगा। और यदि राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का कुल 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही वह उसी राज्य की विधानसभा में 1 सीट नहीं 2 सीट, ठीक है, 2 सीट प्राप्त करता है तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ 1 सीट नहीं 2 सीट होना चाहिए था, तो दूसरा गलत हो गया। और यदि वह उस राज्य की लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% वोट पाता है तो उसे राज्य स्तरीय दल के रूप में दर्जा दिया जा सकता है। तो तीसरा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 1 और 3, ठीक है। अगला देखिए, लोक प्रशासन में उत्कृष्ट
उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या संगठनों के रूप में इस पुरस्कार के लिए पात्र होते हैं। तीसरा, ये पुरस्कार केवल भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु दिए जाते हैं। ठीक है, बताएं कितने कथन सही है, कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार संदर्भ में आपका पहला तो सही है, सॉरी पहला नहीं सही है, इसमें दिया है कि इसे दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया, तो नहीं, इसे जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 2006 में स्थापित किया गया था। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर नहीं स्थापित किया गया था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा आपका सही है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सभी अधिकारी जो है व्यक्तिगत रूप से या संगठित रूप से इस पुरस्कार के लिए पात्र होते हैं, तो दूसरा सही है। तीसरा आपका गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन सी। अगला देखिए, देशी रियासतें और विलय। ठीक है, जूनागढ़ का विलय, जूनागढ़ को भारत में देशी रियासत को भारत में कैसे शामिल किया गया था, लोगों के बीच जनमत कराया गया था उस आधार पर। ठीक है, हैदराबाद को भारत सरकार द्वारा कार्रवाई की गई, पुलिस कार्रवाई के बाद जो है हैदराबाद भारत में शामिल हुआ था। अब मणिपुर जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय राज्य में शामिल हुआ था। तो आपका केवल एक सही सुमेलित है, पहला दूसरा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए प्रवाह पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो आरबीआई द्वारा हाल ही में प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य विनियामक अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, मतदाता सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में सामान्य मतदाता सूची और पृथक मतदाता सूची हेतु प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, पहला तो ये कि सामान्य मतदाता सूची और पृथक मतदाता सूची का प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नहीं बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में प्रावधान किया गया, न कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, सामान्य मतदाता सूची में देश में रहने वाले सभी पात्र मतदाता शामिल होते हैं, जबकि पृथक मतदाता सूची में देश के बाहर रहने वाले पात्र देखिए, मतदाता सूची दो तरह की होती है। एक सामान्य मतदाता जिसमें कि भारत में रहने वाले सामान्य निवासी शामिल होते हैं, और विशेष मतदाता सूची में ऐसे लोग होते हैं जो भारत के बाहर रह रहे होते हैं या फिर भारत को सेवा प्रदान करने वाले, जैसे कि हमारे जो सशस्त्र बल के जो सैनिक होते हैं वो वोट नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली, तो उनको जो है विशेष मतदाता सूची में रखा जाता है। एक तो जो भारत के बाहर रह रहे होते हैं निवासी, उनको विशेष मतदाता सूची में रखा जाता है। एक जो भारत में सेवा प्रदान करने वाले अधिकारी होते हैं, ठीक है, जैसे कि सशस्त्र बल के सैनिक वगैरह, ऐसे लोगों को मतदाता सूची में रखा जाता है। ठीक है, और तीसरा ऐसे जो शिक्षक वगैरह होते हैं वो, इनको इस श्रेणी में रखा जाता है, विशेष मतदाता श्रेणी में। तो आपका पहला गलत था। दूसरा दिया कि सामान्य मतदाता सूची में देश में रहने वाले सभी पात्र मतदाता शामिल होते हैं। इतना ही तो स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन आगे जो पृथक मतदाता सूची के संदर्भ में दिया है कि पृथक मतदाता सूची में देश के बाहर रहने वाले पात्र मतदाता शामिल होते हैं, सिर्फ देश के बाहर रहने वाले नहीं बल्कि विशेष पृथक मतदाता सूची में और भी जो सेवा प्रदाता होते हैं, जो हमारे सशस्त्र बल के सैनिक वगैरह, वो भी शामिल होते हैं पृथक मतदाता सूची में। तो दूसरा गलत हो गया। ठीक है, तीसरा दिया कि संविधान ने भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और उन्हें अनुरक्षित करने का अधिकार है। तो तीसरा आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सीपीआई स्कोर की सीमा जो है 0 से 100 तक होती है, जिसमें उच्च स्कोर भ्रष्टाचार के उच्च स्तर को दर्शाता है। तो नहीं दोस्तों, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जिसका स्कोर 0 होगा, इसका मतलब है कि वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। ठीक है, 0 स्कोर यानी कि सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा भ्रष्ट होंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट होंगे। जिसको जितना कम स्कोर प्राप्त होगा वो उतना ही ज्यादा भ्रष्ट होगा, और जितना ज्यादा स्कोर प्राप्त करेगा वो उतना ही ज्यादा भ्रष्ट मुक्त होगा। ठीक है, भ्रष्ट मुक्त होगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि उच्च स्कोर भ्रष्टाचार के उच्च स्तर को दर्शाता है। नहीं, ठीक है, जिसको ज्यादा उच्च स्कोर प्राप्त होगा वो कम भ्रष्ट को दर्शाएगा, उच्च स्तर को नहीं।
ठीक है। उच्च स्कोर भ्रष्टाचार के उच्च स्तर को दर्शाता है, नहीं, उच्च स्कोर जो है भ्रष्टाचार के निम्न स्तर को दर्शाता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा आपका दिया है कि भारत ने सीपीआई 2022 की तुलना में सीपीआई 2023 में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। नहीं दोस्तों, 2023 में भारत ने 93वां स्थान प्राप्त किया था। 180 देशों की रैंकिंग जब जारी की गई थी तो 180 देशों की रैंकिंग में 93वां स्थान प्राप्त किया था। 2022 में ये 85th रैंक हासिल किया था। तो इसका मतलब है कि सुधार नहीं बल्कि और ज़्यादा हालत खराब हुई है भारत की भ्रष्टाचार के मामले में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन गलत है, यानी कि ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद यानी कि कपार्ट बोलते हैं इसको, कारपट बोलते हैं, कपार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या काम होता है? तो दोस्तों ये क्या काम करता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ये मदद करता है उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रौद्योगिकी विकास में। ठीक है, यानी कि जिन लोगों को जिस तरह की आवश्यकता होती है प्रौद्योगिकी में, ये क्या करता है, उनकी सहायता करता है। जैसे कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं तो उनको किस तरह से ऋण प्रदान किया जाएगा, उनको हेल्प करता है। जैसे कि मान लो कोई कारीगर है गांव में रहने वाला, या फिर कोई उत्पादक है गांव में रहने वाला, तो ये अपने प्रोडक्ट को किस मार्केट में बेचेगा, या इनका प्रोडक्ट का डिमांड किस मार्केट में ज़्यादा है, किस मार्केट में कम है, और किस प्लेटफॉर्म पर बेचेगा तो इसको प्रॉफिट होगा। तो इन सब मामलों में ये कारपट मदद करता है। ठीक है, कपार्ट मदद करता है, या फिर कहें तो लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद इन सब मामलों में लोगों की मदद करता है उनकी प्रौद्योगिकी विकास में। ठीक है, अब पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका इसमें पहला दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये क्या काम करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास में मदद करता है, एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो आपका पहला ऑप्शन ए सही है। ठीक है, दूसरा दिया ग्रामीण गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के सतत विकास में जिला प्रशासन का समर्थन करता है। तो दोस्तों ये जिला प्रशासन समर्थन नहीं करता है। ठीक है, आपका बी जो है आपका गलत स्टेटमेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ये जिला प्रशासन के माध्यम से संचालित नहीं की जाती है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कितने आयोग या समितियां निर्वाचन सुधारों से संबंधित हैं? ठीक है, पूछा है कितने आयोग या समितियां निर्वाचन सुधारों से संबंधित हैं। तो दोस्तों गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये सभी जो है निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के निर्णयों के विरुद्ध सीधे भारत के उच्चतम न्यायालय में ही अपील की जा सकती है। दूसरा कथन है एनजीटी की स्थापना पर्यावरण संबंधी मामलों में समर्पित क्षेत्राधिकार के साथ की गई थी ताकि त्वरित पर्यावरणीय न्याय प्रदान किया जा सके। ठीक है, एनजीटी का गठन 2010 में हुआ था और इसमें बोल रहा है कि एनजीटी के निर्णयों के विरुद्ध सीधे भारत के उच्चतम न्यायालय में ही अपील की जा सकती है। तो आपका ये तो सही है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में ही डायरेक्ट अपील कर सकता है, लेकिन अपील सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही नहीं बल्कि ये उच्च न्यायालयों में भी कर सकता है। ठीक है, केवल उच्चतम न्यायालय में ही नहीं। ठीक है, तो आपका पहला गलत हो गया, दूसरा सब कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, एनजीटी के विरुद्ध एनजीटी के मामलों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में डायरेक्ट अपील किया जा सकता है, इतना तो सही है, लेकिन सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही अपील किया जा सकता है, नहीं, हाईकोर्ट में भी किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में सुर्खियों में रहे ब्लड मिनरल्स का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करती है? ठीक है, ब्लड मिनरल्स का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करती है वे खनिज जिनका उत्खनन जो है संघर्षरत क्षेत्रों में किया जाता है और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे से जुड़े होते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे उत्खनन हो रहा है मान लो मिनरल्स का, तो वहाँ पे बाल श्रम मतलब बच्चों से जबरदस्ती काम कराया जाता है या लोगों का शोषण किया जाता है, वहाँ पे जबरन उनको उस कार्य में धकेला जाता है। तो इन सब ये यानी कि ऐसे गंभीर मामले जो मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं, मानवाधिकार का उल्लंघन करके लोगों से उत्खनन कराया जाता है, तो ये जो है ये सभी ब्लड मिनरल से संबंधित होते हैं, ये इस तरह का उत्खनन कार्य जो है। ठीक है, ठीक है, जिन खनिजों का उत्खनन मानवाधिकारों का उल्लंघन करके कराया जाता है, तो ये सभी खनिज जो हैं ब्लड मिनरल्स कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीमों ने कम से कम 2 बार आईसीसी T20 कप विश्व कप जीता है?
तो दोस्तों भारत, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय नीति आयोग से संबद्ध है? पहला है लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास, दूसरा है विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, तीसरा है राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान। बताएं कि नीति आयोग से संबद्ध है कौन कौन से कार्यालय। तो दोस्तों आपका ये जो लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद है, हमने अभी इसका जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया है आप लोग को। तो ये जो है दोस्तों, ये कपार्ट, एक मिनट, ये जो है कपार्ट सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960, सॉरी 1960 नहीं, 1860 से के तहत कार्य करती है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, पहला आपका गलत हो गया, ये नीति आयोग से संबद्ध निकाय नहीं है। दूसरा विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय और राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, ये दोनों नीति आयोग से संबद्ध कार्यालय हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कर पाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो वही वाला सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य हैं? ठीक है, पूछा है कि ऊपर में से कितने जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य हैं। ठीक है, पहला दिया हुआ है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक और अन्य कानूनी संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों के हनन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, तीसरा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ द्वारा किए जाने वाले उपायों के संबंध में सिफारिश करना। बताएं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कौन कौन से कार्य हैं। दोस्तों ये तीनों ही कार्य नहीं है। गलत क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वैसे ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग शामिल कर दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों के मामलों को भी इसमें लाया है, तो इस हिसाब से आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सिर्फ राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए ही कार्य कर सकता है, न कि अनुसूचित जनजातियों के लिए। और ध्यान से स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे अनुसूचित जनजातियां दिया है, अनुसूचित जनजातियां दिया है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का दे तो गलती मत करिएगा। ठीक है, बहुत इजी था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आयोग ने राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न करके मुख्य रूप से आर्थिक व्यवहार्यता और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर सिफारिश की थी। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो है राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन जो है भाषाई आधार पर किया था और कुछ आर्थिक व्यवहार्यता और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर भी किया था। इसमें दिया है कि भाषाई आधार पर नहीं किया था, तो गलत हो गया, भाषाई आधार पर किया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है कि इसके परिणाम स्वरूप 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, वित्त आयोग के संदर्भ में पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी देखिए, इसमें दिया है ये राज्य और उसकी पंचायती राज संस्थाओं के बीच करों के निवल आगमों के वितरण की सिफारिश करता है। तो दोस्तों आपका सी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो भारत का वित्त आयोग है, ये भारत का वित्त आयोग राज्य और उसकी पंचायती राज संस्थाओं के बीच करों के निवल आगमों का वितरण की सिफारिश नहीं करता है, बल्कि भारत का वित्त आयोग नहीं करेगा, बल्कि राज्य का वित्त आयोग करता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग करता है, यहाँ पे राज्य वित्त आयोग करेगा। ठीक है, सिफारिश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, यह मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देने और चुनावी भागीदारी के उद्देश्य से शिक्षा शुरू की गई एक पहल है, और दूसरा है इसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी, इसको भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? तो मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देना और चुनावी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, यानी कि लोगों की चुनाव में भागीदारी ज्यादा बढ़े, लोग आकर के वोट दें, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला देखिए, चुनाव निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त घटनाओं के को आरंभ से शुरू करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये निर्वाचन प्रक्रिया दी हुई है, इसको शुरू से लेकर अंत तक इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। वैसे तो नामांकन और दाखिल पहले सबसे पहले दलों द्वारा नामांकन दाखिल किया जाता है, फिर नामांकनों की जांच होती है, उसके बाद फिर प्रतीक चिन्हों का यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाता है, उसके बाद चुनाव प्रचार होता है ना। और इसमें अगर बात करें चुनाव का पहले, इन चारों में सबसे पहले क्या होगा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है, उसके बाद फिर आपका होगा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की जाती है, यानी निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन के बाद क्या होता है, चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होती है। ठीक है, तो पहला, उसके बाद फिर आपका होता है आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। जब चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होती है तो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद ही तो आदर्श आचार संहिता लागू होती है, तो आपका दूसरा आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में आपका चौथा बचता है कि सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल आह्वान करते हुए राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है। तो आपका सही सिमिलर क्या होगा, 4, 1, 2, 3। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें संगठित अपराध, आतंकवाद और किसी समूह द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने जैसे नए अपराध भी शामिल किए गए हैं, और इसके अंतर्गत झूठे वादे करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तीसरा है, इसमें राजद्रोह को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, तो बताएं कितने कथन सही हैं, कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों दूसरा जो दिया है कि झूठा वादा करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया, तो नहीं, इसको अपराध की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, इसको बाहर नहीं रखा गया। ठीक है, तो दूसरा गलत है। वैसे यहाँ पे सिर्फ महिलाओं के साथ ही ऐसा किया जाता है कि अगर कोई पुरुष महिला के साथ ऐसा करता है तो इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। एक कानून ऐसा भी बनना चाहिए कि अगर महिलाएं भी पुरुषों के साथ ऐसा करती हैं कि उनके साथ शादी का वादा करती हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं और उससे उन्हें छोड़ देती हैं, फिर किसी और से शादी कर लेती हैं लग्जरी लाइफ जीने के लिए, तो भाई यहाँ पे महिलाओं को भी सजा देनी चाहिए। लेकिन भाई पुरुष भेदभाव होता है। ठीक है, महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही अधिकार दिए गए हैं, पुरुषों को भी देना चाहिए, उनको भी हर्ट होता है। ठीक है, लड़कियां भी धोखा देती हैं। तो ठीक है, दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है कि राजद्रोह को जो है अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, अगला देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों आज हम लोग ना यहाँ तक ही क्वेश्चंस कवर करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम है। तो अभी तक इतना आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखें और ऐसे लोगों से दूर रहें अपने तैयारी के दौरान जो आपको डिस्टर्ब करते हो, आपकी पढ़ाई में बाधा बनते हो। ठीक है, रिश्ते का ख्याल मत रखिए, अगर कोई आपका बहुत अपना भी है और तो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो भी उनसे दूर हो जाइए। ठीक है, अगर आपका करियर बन गया तो सब आपके अपने हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी बन गई, आपने अपना भविष्य बना लिया तो आपके सब अपने होंगे। लेकिन अगर आप असफल व्यक्ति है ना, तो आपका कोई अपना नहीं होगा, कितना भी कोई करीबी क्यों ना हो। ठीक है, तो अपने करियर का ध्यान दें, अपनी सफलता पर ध्यान दें। ठीक है, अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहें। ठीक है, थैंक यू।